आयुर्वेद में एक श्लोक है, पक्वाशय कटिश शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषण। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात दोष हमारे शरीर में क्या रोल निभाता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये सब बीमारियों का मेन कारण जो होता है ये वात होता है। तो वही वायु आपके शरीर में ऊपर की तरफ आने लगेगा धीरे 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 धीरे। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन जैसे आपका 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल कॉन्स्टिपेशन है, तो जो वायु अच्छे से नीचे से नहीं निकल रहा है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। ऊपर की तरफ आने लगेगा, बाद में हार्ट में जाके पूरे आपके शरीर में फैलने लगेगा। कि आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, घुटनों का दर्द चालू है, कमर का दर्द चालू है, तो ये सब तकलीफें अगर आपको है तो इसका मतलब है आपके शरीर में आम दोष ज्यादा जम गया है। अभी एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर वेस्टर्न लोग बिल्कुल कभी तेल नहीं लगाते तो हम क्यों लगाएं? जहाँ पे हमारे देश का इतना पुराना इतिहास है, 5000 साल से आयुर्वेद में तेल लगाने की इतनी प्रशस्ति की गई है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो कैल्शियम कितना यूजफुल है जॉइंट का हेल्थ बनाए रखने में। अब क्या कर रहे हैं, कैल्शियम का दवा ले रहे हैं और उससे वो टेम्पररीली ठीक कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? ना आयुर्वेद की है, पेशेंट की है। नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें वात दोष के बारे में सब कुछ, और वात दोष हमारे जॉइंट्स और स्पाइन हेल्थ में कैसे काम आता है। जोड़ों का दर्द है तो उसमें वात दोष का क्या रोल है, हमारे शरीर में वात दोष और कौन सी बीमारियां पैदा कर सकते। और इस पूरी जानकारी को बताने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है डॉक्टर रामेश्वर राव राणे सर। नमस्ते सर। सर मीरा रोड मुंबई में पिछले 18 साल से आयुर्वेदा का शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से सर के पास अलग अलग जिले से अलग अलग पेशेंट्स आते हैं। सर का आयुर्वेद शास्त्र नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से सर आयुर्वेद की जानकारी बहुत सीधी और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो अगेन वेलकम सर। तो आज का सर हमारा विषय है वात दोष। तो वात दोष हमारे शरीर में क्या रोल निभाता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस यहाँ पे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट में। आज का जो टॉपिक अपना है वो वात दोष के बारे में है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की वात व्याधियां होती है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से जो वायु होता है वो राजा करके कहा जाता है, माने तीनों दोषों का प्रमुख होता है। और जैसे जैसे ये शरीर में बिगड़ना चालू होता है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के जोड़ों के दर्द हो गए, घुटनों का दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द, या फिर जहां पे भी ये वायु जाता है, जिस किसी भी अवयव में वायु जाता है वहां पे दर्द होना, शूल होना, इस प्रकार के लक्षण जो है वो पैदा करता है। डिजनरेशन होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब बीमारियों का मेन कारण जो होता है ये वात होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पेन किलर्स, कैल्शियम की दवाई लेते हैं, लेकिन जो वायु अपने शरीर में बिगड़ा हुआ होता है उसे ठीक करने के पीछे हम लोग नहीं भागते। तो आयुर्वेद में ये थोड़ा सा अलग चीज बताया गया है कि जो भी डिजनरेशन प्रोसेस हो रही है या फिर जो भी जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस की समस्या होती है, उसमें हमारे शरीर में जो वात बिगड़ा हुआ है यह मेन कारण होता है। तो हमारे शरीर में वात एक कंट्रोलर है, जो सारी क्रियाएं होती है उसे वात दोष नियंत्रित करता है। तो आजकल हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत कम एज से डिजनरेटिव चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं। लोगों का खान पान जो बदला हुआ है उसका इफेक्ट ये वात दोष बढ़ाने में कैसे होता है, इससे वात दोष कैसे बढ़ता है? देखिए, अभी आप देखेंगे तो 30-40 साल पहले ये जो बीमारियां हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ होना, यानी जो अपनी कमर की हड्डियां होती है वो घिसना, घुटनों का दर्द होना, ये जो समस्या है ये इतने ज्यादा प्रमाण में जितने हैं अभी उतने पहले नहीं थी। तो इसका कारण क्या है कि अभी यंग जनरेशन में जो भी खान पान की गलत आदतें हैं वो सब उनको नुकसान दे रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक 20-30 साल पहले आपके आजू बाजू में कितने होटल्स होते थे, है ना। अभी आप देखेंगे तो 2-3 बिल्डिंग छोड़ के एक होटल आपको दिखने को मिलता है, एक फास्ट फूड का आपको होटल जो है वो आपको दिखने को मिलता है। और वो सब होटल्स भी बहुत लोगों भीड़ से भरे हुए रहते हैं। शाम को आप देखेंगे तो सभी यंग जनरेशन, जो भी कॉलेज के लड़के हैं, जो भी ऑफिस से छूटे हुए जो भी स्टाफ है, सब वहाँ पे वड़ा पाव हो गया,
अपना डोसा हो गया है या फिर चाइनीज का आइटम, ये सब खाते रहते। ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें तीखी होती है, ये सब चीजें उष्ण होती है। तो ये तीखी होने की वजह से शरीर में जो धातुएं होती है उनका बल जो रहता है वो कम कर देती है। और दूसरी चीज क्या करती है, अपने शरीर में जो पेट में जो अग्नि है उसे भी बिगाड़ देती है, और उसके कारण शरीर की धातुएं अच्छी नहीं बनती और शरीर में वायु जो है वो बढ़ने लगती। तो बाहर का खाना जो भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और दूसरी चीज है कि अभी जैसे कि काम में सभी लोग व्यस्त होते हैं तो समय पे खाना नहीं खा पाते। सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, ये सब समय पे नहीं हो पाता, उसके कारण भी शरीर में इनकी वायु जो है वो बढ़ने लगती। और जो भी आईटी सेक्टर्स में है या फिर ऑफिस में कंप्यूटर में काम करते हैं, तो उनका जो बैठने का जो तरीका होता है ना, वो भी काफी बार गलत होता है। एक ही जगह पर गलत पोजीशन में 3-3 4-4 घंटा लोग बैठे रहते हैं, तो उसके कारण उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन की हड्डी है, उसके ऊपर भी उनका असर आते हुए देखा जाता है। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण आजकल के जो यंग जनरेशन है जिसमें ये डिजेनरेशन प्रोसेस ज्यादा हो रही है, यानी स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रॉब्लम अभी आप जैसे बोले कि जल्दी एज में दिखाई दे रहे, उसका और एक इंपॉर्टेंट कारण है, वो है रात की नींद बरोबर न लेना। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि रात को लेट सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस प्रकार से सोना हो रहा है, और सुबह में उनको जल्दी उठना पड़ता है कुछ कुछ लोगों को, या फिर सुबह में लेट उठते हैं। तो ये जो है कारण, जैसे कि रात में लेट सोना और सुबह में लेट उठना या फिर सुबह में जल्दी उठना, नींद जो है ना वो आपको ना प्रॉपर मिलनी जरूरी है। आप अगर कम भी नींद लेंगे तो भी आपको तकलीफ होगी, और आप अगर ज्यादा नींद लेंगे तो भी आपको तकलीफ होने वाली। तो ये नींद का प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी यंग जनरेशन में ज्यादा होते हुए दिख रहा है। लेट नाइट शिफ्ट्स होती है, नींद अच्छे से होती नहीं है, तो इसके कारण जो है उनके शरीर में वायु जो है वो बढ़ रहा है। शरीर की धातुएं जो अच्छे से बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, उसके कारण उसमें डिजनरेशन जल्दी हो रहा है। इसका कारण मैंने खाना बरोबर नहीं रहना, फास्ट फूड, बाहर का चीज जो है बार बार खाते रहना, एसिडिटी होती रहती है उनको, और हीट भी बढ़ती है एक साथ, रात को जागरण होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है। तो ये सब कारण जो है वो शरीर में वात बढ़ने की वजह से उनको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब प्रॉब्लम जो है ये होना स्टार्ट हो जाता है। सो गट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। और आयुर्वेद में वात का स्थान पक्वाशय बताया गया है। पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा जो भाग है वो पक्वाशय में आता है। यानी अगर हमारे गट्स में कहीं तकलीफ है, कहीं कुछ भी गड़बड़ है, तो वो वात दोष को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसीलिए खान पान को, ना केवल जो आपके प्लेट में फूड है, बट टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रात को लेट खाना, लेट सोना, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस। तो ये वात बढ़ाने की जो भी हम लोग रीजन देख रहे हैं, या कोई भी व्याधि का जो कारण बता गया, या आयुर्वेद शास्त्र में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और ये उसकी एक खासियत बोल सकते हैं हम लोग, हेतु वर्णन। तो आहारज हेतु हमने देखा है, उसमें भी अभी बहुत ही रुक्ष शुष्क अन्न यानी ड्राई, जो गट्स को अंदर से ड्राइनेस लेके आ रहा है, ड्राइनेस पैदा कर रहा है। तो इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई देने वाला एक रीजन है। तो कॉन्स्टिपेशन वात दोष को कैसे अफेक्ट? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए कैसे है कि वात का महत्व का स्थान, मेन जो उसका पोजीशन है, लोकेशन है, वो आयुर्वेद में पक्वाशय करके बताया गया है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, पक्वाशय कटिश शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेष। इसमें पक्वाधान माने जो अपना बड़ा इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पे ये जो मोशन तैयार होती है, अपनी फॉर्म होती है, ये जो पक्वाशय है, ये वायु का इंपॉर्टेंट स्थान आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे कि वहां पे आपकी मोशन जो है, वायु बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु क्या करता है कि रूखापन क्रिएट करता है, ड्राइनेस क्रिएट करता है। जैसे कि आप कपड़े सुखाने को डालते हैं तो क्या करता है, वायु जब हवा जब लगती है तो कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं, उसमें जो मॉइस्चर है वो जल्दी से सूख जाता है। वैसे ही अपने शरीर में है, जहाँ पे पक्वाशय में यहाँ पे पुरुष यानी जो मोशन तैयार होती है, अगर वहां पे वात ज्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, वो मोशन को और ज्यादा सुखाएगा और ज्यादा ड्राई करेगा, और उसको आगे निकलने के लिए जो इजी होना चाहिए, कौन सी भी चीज देखिए जो जहाँ पे मूवमेंट है वहां पे स्निग्धता होनी चाहिए, है ना। जो भी आगे चीज अगर बढ़नी चाहिए तो वहां पे स्मूथनेस और स्निग्धता या फिर ऑयलिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर वात बढ़ गया तो क्या होगा, वो रूखा होगा मोशन, कड़क होगा मोशन, और उसके कारण मोशन आगे जाएगा नहीं। अभी एक यहाँ पे और एक चीज है, देखिए जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, मोशन कड़क होने लगेगा, मोशन रोज नहीं होगा, तो वही वायु आपके शरीर में ऊपर की तरफ आने लगेगा, धीरे 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 धीरे। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन जैसे आपका 2 महीना, 3 महीना, 6
6 महीना 1 साल कॉन्स्टिपेशन है तो जो वायु अच्छे से नीचे से नहीं निकल रहा है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, बाद में हार्ट में जाके पूरे आपके शरीर में फैलने लगेगा और फिर जहां पे उसको जगह मिलेगी अच्छे से अपना बोरिया बिस्तरा जमाने का, जहां पे जगह मिलेगी, इसको आयुर्वेद में स्थान संशय बताया है। हाँ देखिए, अभी बारिश गिरता है, जब जहां पे बादल आते हैं वहीं पे बारिश गिरता है। वैसे ही समझो कोई लेडी है जिसको खड़ा रह के काम करना पड़ रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ बहुत दिन से है, वो खड़ी रह रही है 6 घंटा 7 घंटा घर का काम कर रही है, तो उसके घुटनों में ये वायु जाएगा और उसको तकलीफ देगा। अभी समझो कॉन्स्टिपेशन किसी को है और कोई व्यक्ति है वो लैपटॉप के घंटों बैठे काम कर रहा है, एक ही पोजीशन में काम कर रहा है, तो उसके कमर में और उसके गर्दन में वायु जाएगा और उसको दिक्कत देने वाला है। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन से वायु आपके शरीर में बढ़ने वाला है और बढ़ने के बाद जहां पे उसको अच्छी सी जगह मिलेगी, यानी जो अवयव, जो स्थान, हाँ, जो आपका वीक है, वहां पे वायु अपने लक्षण पैदा करना चालू करेगा। यस सर, ये बहुत कॉमनली फाउंड होता है सर। जैसे एक मेरे पेशेंट में भी ऐसी उनको तकलीफ हो रही थी कि चेस्ट में हेवीनेस, चेस्ट में पेन, बैक में पेन, उसके बाद पल्पिटेशन होना, जी घबराना, पेट में बहुत ज्यादा गैसेस जमा होना, ब्लोटिंग होना, पास ना होना, ये सारी चीजें उनको जब दिखाई देने लगी तो उन्होंने सब कुछ रूल आउट किया, ईसीजी किया, टूडीओ को किया, यानी हार्ट रिलेटेड सारे टेस्ट करने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल निकला, देन दे कम टू आयुर्वेदा। तो उसके बाद यहाँ पे जब हमने पूरी हिस्ट्री ली तब ऐसे दिखाई दिया कि इनका वात दोष बढ़ा हुआ है। यानी जब वात दोष बढ़ता है तो अपने शरीर में इतने बड़े सिम्टम्स भी पैदा करते, जो हम गलती से उसे हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स या एसिडिटी जैसे सिम्टम्स को कोरिलेट। तो जो वेग विधारण आपने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। स्पेशली महिलाओं में ऐसे देखने के लिए मिलता है कि वो अपना वेग, नेचुरल अर्ज टू यूरिनेशन और स्टूल या इवन फॉर फ्लैटुलेंस वो पकड़ के रखते, तो उसके बाद में जो वात बनता है उदावर्त के रूप में ऊपर आता है और ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो और एक चीज जैसे आपने बोला कि विहारज हेतु में हम देखते हैं कि जो फिटनेस लवर है, जिनको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद बट उनको टाइम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से वो रात को 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, इवन हैवी एक्सरसाइज जुम्बा भी करते हैं। तो उसका ये वात दोष पर, अपने जोड़ों पर और स्पाइन पर क्या इफेक्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मैडम। देखिए कैसे है कि आयुर्वेद में ना व्यायाम करने के लिए बताया गया है। हाँ, आपका एज कितना है, आपका बल कितना है, आपकी शक्ति कितनी है और आपको क्या जमता है, कौन सा एक्सरसाइज करना जमता है, आप उसमें इजीली आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, वो एक्सरसाइज आपको हर रोज करना चाहिए, ऐसे बताया। लेकिन उसकी भी विधि बताइए। ऐसे नहीं है कि व्यायाम आप कभी भी करो। देखिए, खाना खाने के बाद व्यायाम अगर आप कर रहे हैं तो आपके शरीर के दोष जो है वो आपके फैलेंगे, क्योंकि हार्ट का काम जोर से चालू होता है खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना जो है वो सब पूरे शरीर में फैलता रहता है। और रात के समय कैसे होता है कि रात के समय हमारे जो शरीर के जो भी स्रोतस है ना, वो रेस्टिंग फेज में होते हैं। हाँ, रात क्यों आती है? रात में हमारे शरीर को आराम करने की इच्छा होती है, निद्रा रात में ही आती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जो भी सर्विसिंग का काम है वो सब चालू रहता है। हाँ, तो रेस्टिंग फेज में हमारी बॉडी जो है हो जाती है। और जब भी आप रात में व्यायाम करते हैं तो ये व्यायाम के विधि के विरुद्ध होता है, विरुद्ध क्रिया हम लोग कर रहे हैं और उसके वजह से शरीर में वात ही नहीं, पित्त और कफ सभी दोष खराब होंगे और रक्त भी दूषित होगा। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे क्लिनिक में एक युवक आया था। वो रात को एक्सरसाइज करता था, गए 6 महीने से दिन भर काम करता था और रात को जिम में जाके एक्सरसाइज करता था और आने के बाद फिर खाना खा के दूध पीता था। ऐसे उसका चलन चालू था। तो 3 महीने के बाद उसको स्किन के ऊपर बहुत सारे चकत्ते आने लगे और खुजली होने लगी। ठीक है, और खुजली करके वो फिर नॉर्मल उसके डॉक्टर्स के पास जा रहा था, थोड़ा फायदा होता था, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं हो रहा था। जब मेरे पास आया तो ये जो उसका कारण था वो उसको मैंने दिखा दिया कि हाँ बाबा, तू ये कर रहा है ना कि रात को तू एक्सरसाइज कर रहा है जो कि विधि के विरुद्ध है, और दूसरी चीज क्या कर रहा है, तू खाना खाने के बाद दूध भी रात को पी रहा है। तो ये जो विधि विरुद्ध काम जो सब लोग कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपको तकलीफ ये डेफिनेटली होने वाली है। व्यायाम जो है वो अर्ध शक्ति करना चाहिए। जितना भी आपका कैपेसिटी है, शक्ति है, उससे आधा ही व्यायाम करिए, पूरा व्यायाम मत करिए। ऐसे नहीं होगा कि आप 10 दिन अच्छे से व्यायाम करेंगे और आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो व्यायाम जो है वो आपकी शक्ति अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार और आपको क्या जमता है, आपको किसकी आदत है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, अचानक से अलग सा एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, फिर इंजरी लेके बैठते हैं। तो जो आपको पॉसिबल है, जैसे आप चल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा जो है ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, योगा प्राणायाम ये करना जो है वो सुबह में उठने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा
ऐसे स्वरूप में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस सर, बहुत ज्यादा जो स्पाइन रिलेटेड इंजुरीज है या नी जॉइंट में जो भी लिगामेंट्स है उनको इंजुरी हो रही है, उसका सबसे ज्यादा एक रीजन देखने को मिला है जो जिम में गलत तरीके से एक्सरसाइज करे या कोई भी व्यायाम है, वेट ट्रेनिंग है, गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो जोड़ों को और स्पाइन को बहुत हार्म कर रहा है। और बराबर। ये इंजुरी जो हील होने के लिए बहुत ज्यादा साल टाइम लेती है। उसके बाद में जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो विधि विरुद्ध हम कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी के सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट जाके हम लोग व्यायाम, हार्ट इवनिंग में रेस्टिंग फेज में जाता है, पंपिंग एक्शन कम करता है, और उसके बाद में अगर आप उसको ज्यादा स्पीड देके बीट करने के लिए बोलेंगे, ज्यादा पंपिंग एक्शन करने के लिए बोलेंगे, तो ये सारे एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट मिल रहा है या हार्म हो रहा है? इट माइट हार्म योर हार्ट ऑल्सो। डेफिनेटली। यस, तो और इसमें एक अपने व्यूवर्स ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर एक मेजर रीजन है वात बढ़ने का, जोड़ों को खराब करने का, तो वो कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए वाटर एनिमा लेते ही हम लोग बस्ती बोलते हैं, बट पानी का बस्ती या वाटर एनिमा ये कितना उपयुक्त है या कैसे ये हमें हानि पहुंचा रहा है? देखिए कैसे है कि आयुर्वेद में बस्ती करके एक अलग से ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पानी जो है ना, उसके भी आयुर्वेद में गुणधर्म बताए गए। पानी ये शीतल होता है और ये पानी क्या करता है, संकोच भी करता है, तो और रुक्ष भी होता है पानी। हाँ, पानी आयुर्वेद में रुक्ष बताया है। तो अगर आप बार बार वाटर एनिमा अगर ले रहे हैं कि मन से ही ले रहे हैं, तो आपके इंटेस्टाइन में और ज्यादा ड्राइनेस पैदा होगा। आपके इंटेस्टाइन में जो मोशन अच्छे से होनी चाहिए वो अच्छे से होगी नहीं। ये कैसे है मालूम है? इसका इफेक्ट ना चाय के इफेक्ट जैसा है। जैसे कि समझो आप चाय कॉफी लेते हैं और आपको कैसे लगेगा, आधा घंटा मस्त एकदम अच्छा लगेगा, आप काम करेंगे, बाद में जैसे उसका इफेक्ट कम होगा वैसे आपको वापस नींद जैसा लगेगा। तो ऐसे ही है, वाटर एनिमा आप लेंगे तो आपको लगेगा हाँ मेरा अभी पेट साफ हो गया, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन सेम कंडीशन होगी और इसकी आदत आपको पड़ेगी। और इसकी आदत एक बार आपका इंटेस्टाइन का काम करना एकदम से कम हो गया तो उससे उस वक्त उसे पूरा ठीक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास एक पेशेंट आया था बीच में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लेके। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो क्या करता था, जो अपना शॉवर का ये होता है ना, जो शॉवर, उससे इनिमा लेता था। शॉवर अपने गुदद्वार में डाल के उसको पुश करता था और उससे फिर उसको मोशन होती थी। तो ऐसे वो बहुत दिन से रोज कर रहा है। तो इसे उसके गुदद्वार पे जब मैंने देखा तो पूरे ये जैसे लैसेरेशन जैसे जख्म हुए थे और मोशन भी पूरा हार्ड उसको रोज होता था। तो ऐसे फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि लोग कुछ ना कुछ अलग से मन से करना चालू कर देते। तो ये वाटर इनिमा जो है वो आयुर्वेद में बिल्कुल ही मान्य नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ऐसा मत करिए। जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनके पास आप जाइए। कॉन्स्टिपेशन आपको है तो उनसे आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, आपका खान पान कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी आपने करनी चाहिए, योगा आपको कौन सा करना चाहिए, पंचकर्म प्रोसीजर्स आपको कौन से करने चाहिए, ये आयुर्वेद डॉक्टर से आप समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप आगे चलिए, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। यानी गट्स जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। अभी बहुत अलग अलग सोशल मीडिया पे बहुत चैनल्स पे ऐसी बातें हो रही है कि गट एंड ब्रेन एक्ट, इमोशनल रिलेशन विद द गट। तो ये सब जो आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही बताया रहा कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका पक्वाशय अच्छा रहेगा, तो आपका वात अपने आप कम रहेगा और फिर आपका जोड़ों का हेल्थ, आपका बोन हेल्थ, स्पाइन हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हम कैल्शियम के टैबलेट्स लेते हैं कि जिसके वजह से आपका जॉइंट मजबूत हो रहा है, आपके बोन्स बहुत अच्छे हो जाएंगे ऐसे लग, तो कैल्शियम कितना यूजफुल है जॉइंट का हेल्थ बनाए रखने में? देखिए अभी इसको हम लोग मना भी नहीं कर सकते कि कैल्शियम से जोड़ों को या फिर हड्डियों को फायदा नहीं होता है। फायदा डेफिनेटली होता है। जैसे कि आप 1 महीना 2 महीना कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन है या मेरी हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फायदा आता है। लेकिन इसके आगे देखिए, आपके शरीर में जोड़ों का घिसना चालू हो गया है, शरीर में कैल्शियम कम हो गया है, लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण आपके शरीर में बढ़ने वाला वायु है। आप क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम का दवा ले रहे हैं और उससे वो टेम्पररीली ठीक कर रहे हैं, लेकिन शरीर में जो वात आपके बढ़ा हुआ है वो वापस से आपके जोड़ों में घिसा रहा है, या फिर डिजनरेशन प्रोसेस, कैल्शियम कम करना ये चालू ही करने वाला है। तो आपको बार बार कैल्शियम की दवा लेते रहना पड़ेगा। जैसे कि आपने 1 महीना लिया, 2 महीने लगे, आपको अच्छा लगा, वापस तकलीफ चालू हुई, वापस आपने दवा चालू किया। ये प्रोसेस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलते रहती है और इसके साइड इफेक्ट्स बाद में होने लगते हैं। जैसे कि आप ज्यादा दिन तक कैल्शियम की दवाई लेते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनके पास समझो अभी 2025 चालू है ना, तो 2020 का प्रिस्क्रिप्शन उनके पास रहता है और वो 2020 का प्रिस्क्रिप्शन से कैल्शियम की दवाई जो है वो मेडिकल स्टोर को दिखाते रहते हैं और दवाई खाते रहते हैं। तो ये कैल्शियम भी अगर आपके शरीर में ज्यादा जाएगा तो ये कैल्शियम कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होगा। जैसे कि देखिए शरीर क्या रहता है,
शरीर को जहाँ पे पूर्ति हो गई, हाँ कैल्शियम शरीर में भर गया ना, तो शरीर क्या करेगा, वहां पे कैल्शियम नहीं लेगा, फिर वो कैल्शियम जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा, रक्त वाहिनियों में जाएगा, या फिर मसल्स के बोन के आसपास जाएगा, ठीक है, या फिर आपके जो पेट में जो एसिडिटी है उसको कम करना चालू करेगा। तो ये सब लक्षण बाद में होना चालू होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मेरे पास एक रुग्ण आई थी, एक फीमेल पेशेंट थी, 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट थी। उसको फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ जैसे था, मैंने उसका जो ये शोल्डर जॉइंट था वहां पे पेन बहुत हो रहा था, बहुत दिन से तकलीफ, बीच बीच में ठीक होता था, बीच बीच में वापस तकलीफ चालू होती थी। तो मैंने भी ट्रीटमेंट चालू की, उनको 1-2 महीना ट्रीटमेंट दी, लेकिन जैसे चाहिए वैसे फायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम लोग ने एक्सरे करके निकाला, एक्सरे करके देखा, तो एक्सरे में हम लोग ने क्या देखा कि उनका जो शोल्डर जॉइंट है ना, उसके आसपास कैल्शियम डिपॉजिट हुए हैं। तो मैंने हिस्ट्री में देखा, हिस्ट्री में पूछा कि क्या आप बहुत दिन से कैल्शियम की दवा ले रहे हैं क्या, तो यस बोला उन्होंने। ये सब कैल्शियम एक्स्ट्रा वो ले रहे थे, वो कैल्शियम का डिपोजिशन उनके जॉइंट्स में हो रहा था और उसके कारण उनको वहां पे दर्द हो रहा था। तो इसी प्रकार कैल्शियम जो है वो आपके हार्ट के वेसल्स में भी जम सकता है, हाँ आपको एसिडिटी की तकलीफ भी दे सकता है। इसलिए जैसे कि घुटनों में दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ, चलो कैल्शियम की दवा स्टार्ट करेंगे, ऐसे जो एक प्रकार का सभी लोगों के मन में एक धारणा हुई है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं बदलना बहुत जरूरी है। उसका पीछे का कारण आप समझिए और उसके ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदा हो। यानी कुछ समय तक हम विटामिन, मल्टीविटामिन या जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं, जब कमी है तब वो लेना चाहिए, बट उसके बाद में कहीं जाके डाइट एंड लाइफस्टाइल में करेक्शन करके वो खान पान से वो कैल्शियम कैसे मिलेगा, नेचुरल जो भी सप्लीमेंट बॉडी को चाहिए, और उसके बाद लाइफस्टाइल इसमें करेक्शन करके वो वात दोष कैसे कम रहेगा, ये फाइनल करेक्शन हमें करना चाहिए। जड़ से अगर आपको वात दोष की समस्या पूरी तरीके से खत्म करनी है तो आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल में करेक्शन करना ही। तो सर इसमें जो अभी कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खट्टा खाने से, दही या इमली खाने से उनका जॉइंट पेन बढ़ता है, तो ये कैसे अफेक्ट करता है, खट्टी चीजें कैसे अफेक्ट करती है? काफी सारे लोग मैं देखता हूँ ना कि जिनको ना वात के संबंधी, मैंने जोड़ों का दर्द होता है, वात के संबंधी समस्याएं होते हैं, वो खट्टा चीज उनको मालूम रहता है कि हाँ मैं ये खाया ना तो मेरे को दूसरे दिन तकलीफ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि दही खा रहे, इमली खा रहे, खट्टा खा रहे, तो ये चीजें जब खाने के बाद अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है ना, तो ये सिर्फ वात की तकलीफ आपको नहीं है, ये वात के साथ साथ आपके शरीर में रक्त भी दूषित हुआ है, आपके शरीर में पित्त भी बिगड़ा हुआ है, हीट भी बढ़ी हुई है, और ये हीट बढ़ी होने की वजह से आपको जॉइंट पेन हो रहा है। मैंने वात भी खराब है ही और उसके साथ हीट भी बढ़ी हुई है। ये जो दही है, अभी दही सब लोग बोलते हैं ना कि ठंडा होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ दही ये गर्म होता है। हाँ, मैं अभी कल ही पेशेंट मेरे पास आया था और उसको हर्पीस बोलते हैं ना, जो नागिन बोलते हैं मराठी में, हर्पीस वो हुआ था, और उसको लग रहा था अभी मेरे शरीर में गर्मी बढ़ गई है, मुझे हर्पीस हो गई है, नागिन हो गई है, तो मैं ठंडा कुछ खाऊं तो वो दही भात खा रही, दही और चावल खा रही। हाँ, तो उससे और बढ़ेगा ना वो, क्योंकि दही आयुर्वेद शास्त्र में गर्म हीट करने वाला है और गुरु है, पचने में बहुत भारी है। तो ये दही है, तो ये जैसे कि हीट पैदा करेगा शरीर में और उसके साथ शरीर का रक्त दूषित करेगा और उसके कारण आपको जॉइंट पेन होगा। तो दही, इमली, ये सब चीजें शरीर में एक प्रकार से हीट पैदा करती है, पित्त को बढ़ाती है। तो आपको पित्त कम करने की ट्रीटमेंट भी वात ट्रीटमेंट के साथ लेनी जरूरी है। ऐसे समय पर आपको वात और पित्त, ये दोनों भी आपके शरीर में हीट बढ़ी हुई है, उससे भी आपको कम करना जरूरी है। जैसे आप ये ठीक करेंगे ना, पित्त कम करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो ये खट्टा खाने से तकलीफ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो वात दोष से जो जोड़ों को तो तकलीफ होती है, बोन्स भी कमजोर होते हैं, बट इसका इफेक्ट अपने हेयर पे कैसा होता है, हेयर हेल्थ कैसा रहता है, हेयर फॉल होना या बहुत ड्राई हेयर होना, फ्रीजी हेयर, थिनिंग हो जाना, ये सारी चीजें जब देखने मिलती हैं, ये बालों की तकलीफें भी वात दोष उसे अफेक्ट करता है? तो देखिए कैसे आप देखेंगे तो रेगिस्तान होता है तो उसमें पानी कम रहता है, बरोबर है, पानी कम रहता है और वहां पे वृक्ष भी कम ही रहते हैं। तो सेम वैसे ही है, जैसे कि शरीर में वायु बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, वृक्षता, ड्राइनेस बढ़ेगा, तो आपके जो बाल है उनका भी जो टेक्सचर है वो खराब होगा और बाल थिनिंग भी चालू हो जाएंगे। वात बढ़ना ये भी हमारे जो शरीर में जो बाल अपने हैं वो कम होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। तो इसके लिए अभी कैसे कि बहुत सारे लोग ना ऑयल नहीं लगाते हैं, है ना, तो ऑयल भी लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप भंग करके आयुर्वेद में बताया कि जो अपना जो सर है वो शांत रखता है और वहां पे स्निग्धता पैदा करता है, कि जिसके कारण हमारा वहां पे रुक्षता न बढ़कर बाल जो झड़ना है वो कम हो जाते हैं। आप
क्या बता सकते हो और मैडम इसके बारे में, क्योंकि आप उसमें ज्यादा काम कर रहे हैं। यस सर, ये महिलाओं में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। डिफिशिएंसी एक कारण है, वात दोष बढ़ना एक कारण तो है इसमें, बट ये है कि जो तेल और घी इनका प्रयोग कम होना, खाने में भी और लगाने में भी। बराबर। अभी एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर वेस्टर्न लोग बिल्कुल कभी तेल नहीं लगाते तो हम क्यों लगाएं, जहाँ पे हमारे देश का इतना पुराना इतिहास है, 5,000 साल से आयुर्वेद में तेल लगाने की इतनी प्रशस्ति की गई है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। हम जैसे बच्चा पैदा होता है तभी से उसको तेल से पूरा मसाज करना, उसके जो फॉन्टानेल्स है वहां पे तेल लगाना, ये सब करते हैं। हर एक ओपनिंग में तेल डाल, तो तेल जो है वो परम वात शामक, तो उसमें वो हेल्प करता है। तो उसी हिसाब से हम महिला पेशेंट्स के लिए, सभी के लिए नट्स या फिर जो ड्राई फ्रूट्स है जिसमें तेल की मात्रा अच्छी रहती है, अलग अलग सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सेसमी सीड्स, तिल के जो सीड्स, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम करते हैं। बहुत सारे में हम ऐसे देखते हैं लोगों में कि एक प्रथा रहती है, जैसे ठंडी चालू हो जाती है वो गोंद के लड्डू लेना चालू, तो वो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर आप गोंद के लड्डू ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो उसके साथ में आप उसमें अड़ीव यानी हलीम सीड्स, उसके साथ सौंफ यानी फेनेल सीड्स, और बालांत शेपा करके भी एक फेनेल सीड का ही टाइप है, और उसके साथ में मेथी दाने, ये सब डाल के अगर आप वो गोंद का लड्डू बनाएंगे तो वो हेयर फॉल में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और आपको पता ही है कि ये जोड़ों के हेल्थ के लिए और बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर 20 ग्राम का लड्डू डेली आप खाली पेट लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके बाद में सर अगर ऐसे और कोई डाइटरी चीजें हैं जिसे हम इंक्लूड करेंगे तो अपना ये वात जो शमन होने के लिए प्रारंभ होगा, वात कम रहेगा, ऐसे कौन सी चीजें हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि डाइट यही मेन रहता है। जैसे हम खाएंगे वैसे हमारा शरीर होगा। तो अगर वात आपके शरीर में बढ़ रहा है समझो, हाँ, तो जैसे कि आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, घुटनों का दर्द चालू है, कमर का दर्द चालू है, तो ऐसे शरीर में आपके वायु बढ़ रहा है, आपकी नींद अच्छी से नहीं है, कॉन्स्टिपेशन आपको है, आप में चंचलता भी एक लक्षण होता है, तो ये सब लक्षण वात के वृद्धि के हैं। तो ऐसा अगर आपके शरीर में हो रहा है तो आपको डाइट में क्या क्या करना चाहिए देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो है कि आपको समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप उपवास करेंगे यानी फास्ट करेंगे तो आपका पेट खाली होगा, पेट खाली होगा तो वहां पे गैस पकड़ेगा और आपके शरीर में वात की वृद्धि होगी। तो इसके लिए समय पर खाना खाना, सुबह का आपका नाश्ता है, दोपहर का आपका खाना है और रात का आपका खाना है, ये समय पर होना, ये पहली चीज आपको लेना है। दूसरी चीज है कि जितना हो सके उतना आपको फ्रेश खाना खाना है, पोल्यूशित खाना, यानी जो बासी खाना है ना, ये शरीर में आपके तीनों दोष बढ़ाएगा, वात भी बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा। आजकल हम देखते हैं कि क्या करते हैं लोग, रात को फ्रिज में सब खाना रखते हैं, सुबह में उसको यूज करते हैं, सुबह में बनाते हैं, फिर रात को उसको खाना परोसते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये आपके शरीर में तीनों दोष और वात भी बढ़ाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है कि आप खाने में जो है वो गाय का घी हमेशा जरूर रखें। अगर आपको वात की तकलीफ है ना, तो वात में क्या बताया है कि स्नेहन होना जरूरी है। आपके आहार में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऑयली जाना जरूरी है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का डर रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल के डर के वजह से या फिर हार्ट को अभी वापस हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके डर से काफी सारे लोग ना ये सब खाना बंद कर देते हैं। देखिए, बरोबर है, आपका प्रॉब्लम है, ऑयल आपको कम खाना चाहिए, लेकिन गाय का घी तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। हाँ, तो 1-2 चम्मच गाय का घी जो है वो आपको आहार में जो है वो लेना जरूरी है। आपको गरम गरम खाना खाना चाहिए, और जो लेंटिल्स होते हैं जिसको हम लोग मूंग है, ये मूंग खाना चाहिए, लेकिन जो चना है, मटर है, छोले है, तो ये सब चीजें जो रहती है, ये जो स्प्राउट आजकल बहुत सारे लोग खाते हैं, देखिए, तो ये जो लेंटिल्स जो वर्ग के जो पदार्थ है ना, वात जिनके शरीर में बढ़ा हुआ है, इन लोगों ने थोड़ा सा कम खाना जरूरी है। तीखा चीज भी आपको कम खाना चाहिए, स्पाइसी फूड भी वात बढ़ाने वाले होते, तो इस प्रकार से डाइट आपको खाना चाहिए। और बीच बीच में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज भी आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करिए, और उसके साथ गर्म खाना खाना और सभी चीजें खाना अच्छे से, तो ये सब चीजें आपके शरीर में वायु जो है वो कम रखती है। साथ ही में आप ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैडम ने बताया कि अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो है वो सुबह में आप ऐड कर सकते हैं आपके खाने में, तो इस प्रकार से डाइट जो है वो आप ले सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहेंगे मैडम आप? ये सर, वात जब बढ़ता है तो रुक्ष और शुष्क अन्न यानी ड्राई फूड जो बहुत इनटेक हो रहा है, जैसे बेकरी आइटम्स, ब्रेड पाव का डेली सेवन करना, ब्रेड एंड बटर ये बहुत लोगों का ब्रेकफास्ट है, उसके साथ में शुगरी स्प्रेड्स या बटर, पीनट बटर, हेजलनट स्प्रेड, ये सब लेना, यानी ये वात को दूषित करता है, पक्वाशय को, गट्स को खराब करता है। उसके साथ में अगर वेफर्स, कुरकुरे, ये जैसी ड्राई तली हुई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स है, जंक फूड है, ये
इजी टू ईट है, यानी अगर इजी टू प्रिपेयर, इजी टू ईट है, तो लोग हैंडी है तो लोग ये इसका प्रमाण ज्यादा ले रहे हैं, बट ये उनके गट्स को अफेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली वात दोष को बढ़ा रहा है। तो ये चीजें अगर कम रखेंगे, होममेड फूड, फ्रेश फूड लेंगे जैसे आपने बताया, तो वात दोष अपने आप ही कम रहने वाला है। तो उसके बाद में जैसे कोई लोग सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, जैसे अगर मेथी का पानी है या फिर दालचीनी का पानी सुबह लेना, ग्रीन टी लेना या नींबू का पानी सुबह सुबह लेना, ये सब चीजें कैसे अफेक्ट करते हैं और ये लेनी चाहिए क्या? देखिए अभी सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते हैं और उसमें बताया जाता है कि आपको ये चीज खाने से फायदा होता है, ये चीज खाने से आपको ये फायदा होगा। तो ये चीजें असत्य नहीं है, यानी ये रॉन्ग नहीं है, ये बरोबर है। जैसे कि मेथी दाने अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर का फैट कम होगा और आपको पचन आपका सुधारेगा, तो ये बरोबर है। लेकिन कैसे है कि कौन सी भी आप सप्लीमेंट स्वरूप में आप ले रहे हैं, जो भी आप सप्लीमेंट स्वरूप में ले रहे हैं, तो उसे आपको ज्यादा दिन लेना योग्य नहीं है। समझो आप मेथी दाने ले रहे हैं तो आप सालों साल मेथी दाने लेंगे क्या? तो नहीं। अगर आप नींबू पानी ले रहे हैं 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, 20 दिन लीजिए, लेकिन सालों साल मत लीजिए उसको। अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था, वो वेट लॉस के लिए नींबू पानी और शहद ऐसे मिला के सुबह में लेना उसका बहुत दिन से चालू था और 2-3 साल वो चालू था वेट लॉस करना है, उससे वेट लॉस उसका हुआ भी था, लेकिन उसको वो चीज स्टॉप करनी जरूरी थी। बीच में क्या हो गया उसको कि चक्कर आना चालू हो गया, चक्कर आ रहा था उसको, जैसे कि चल रहा है तो लगता है कि गिर जाएगा, ऐसे उसको सिम्टम्स चालू हो गए। मैंने हिस्ट्री उसकी पूछी कि आपका कैसे डाइट है, तो बोल रहा कि मैं बहुत दिन से नींबू पानी सुबह में खाली पेट लेता हूँ, तो उससे मेरे को अच्छा लगता है, मेरा वेट भी अच्छे से कम हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, उसका वेट कम हो गया, उसका हेल्थ मेंटेन हो गया, वहां पे उस चीज को उसे स्टॉप करना भी जरूरी था, लेकिन उसने स्टॉप किया नहीं। उसको लगा चलो नींबू पानी तो है, उससे क्या है, चलो पीते रहेंगे। लेकिन उससे शरीर में एसिड बढ़ रहा था, ठीक है, नींबू पानी की वजह से शरीर में एसिड बढ़ रहा था। हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसके शरीर में पित्ताधिक्य हो रहा था और ये पित्त बढ़ने की वजह से उसको चक्कर आ रही थी। तो पहले हमने क्या किया, आयुर्वेद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन माने जो चीज के वजह से आपको तकलीफ हो रही है उसे पहले बंद करना। तो ये निदान परिवर्जन करने से 50% जो लक्षण जो है वो पहले वैसे ही कम हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप मेथी दाने खा रहे हैं, समझो आप शहद ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, तो ये सब चीजें करनी गलत नहीं है, लेकिन उसकी कुछ आप लिमिट्स रखिए। ज्यादा दिन उसे कंटिन्यू मत करिए, या फिर आपके जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स है उनसे आप एक बार कंसल्ट करके भी अगर आप लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। यस, मीन्स हर चीज में मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रकृति, आपका अग्नि, ये देख के और डॉक्टर के एडवाइस से लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। कब रुकना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जरूर यस सर। तो वात दोष में सर अगर हम कुछ बाह्य चिकित्सा या फिर ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पंचकर्म क्या अपना सकते हैं? देखिए वायु जो है ना, उसमें आयुर्वेद शास्त्र में कुछ उपचार बताए गए। जैसे कि किसी के भी शरीर में अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए अलग अलग प्रकार के मोडालिटीज है। तो उसमें पहली चीज आती है स्नेहन और स्वेदन, माने शरीर को तेल की मालिश करना और सेक देना। अभी आपको कहीं पे भी तकलीफ है, समझो समझो आपको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, यानी वात की तकलीफ आपको है, तो वहां पे ऑयल का मसाज और सेक ये करना बहुत ही जरूरी होता है। आप खुद करिए या फिर आप किसी से करवाइए, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट आपको होती है। तो अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में ऑयल बताए गए हैं, जैसे कि नारायण तेल है, धानवंतर तेल है, सहचरादि तेल है। तो ये सब तेल आपके जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपके नजदीक है उनसे आप कंसल्ट करके आप ले सकते हो और आपके प्रकृति अनुसार आप ले सकते हो और उसके मसाज भी आप कर सकते हो। तो तेल यह एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसके बाद जो है वो सेक है। सेक यानी गर्म सिकाई करना। वायु क्या है, ठंडा है, शीत नेचर का है, तो उसे हमें अगर उसके ऊपर अगर जीत हासिल करनी है तो वहां पे हमें गर्म सेक करना जरूरी है। तो आप कपड़े से, नैपकिन से सेक दे सकते हैं, या फिर हॉट वाटर बैग है उससे आप सेक दे सकते हैं, या फिर जो समंदर की जो रेत होती है, बालू होती है, उसको भी हीट करके आप सेक दे सकते हैं। सौंठ है, अजवाइन है, इसकी कपड़े में बांध के एक पोटली बना सकते हैं, उससे आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहां पे सेक दे सकते हैं। लेप भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि सौंठ पाउडर जो होती है उसका अगर आप गर्म पानी में जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वहां पे सौंठ पाउडर का अगर आप लेप लगाते हैं तो वो दर्द कम होने में अच्छा फायदा होता है। नटमेग पाउडर है, उसका भी अगर आप लेप लगाते हैं तो वो भी आपको दर्द कम करने के लिए फायदा होता है। अभी कोई लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहां पे उनके आसपास एरंडी का झाड़ है, या फिर जो निर्गुंडी है, संभालू है, उसके पत्ते हैं, तो इनके पत्ते अगर आप गर्म पानी में डालकर उबालते हैं और
उससे नहाते हैं तो भी आपको काफी अच्छा फायदा होता है। जो भी अभी स्पॉन्डिलाइटिस के देखो बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको कमर का दर्द रहता है, कमर में जकड़न रहती है, सुबह में उठने के बाद कमर एकदम से जाम हुई रहती है, घुटनों में दर्द होता है। तो ये जो जकड़न होती है ना, उसको रिलीज करने के लिए ये जो एरंडी के पत्ते हैं, संभालू है ना, निर्गुंडी के पत्ते, पारिजातक पारिजातक के पत्ते भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये सब पत्ते ऐसे इतने इतने आपको लेने हैं, आपका जो गर्म पानी है उसमें डालिए, गर्म करिए अच्छे से, और गर्म करके उससे आप नहाना चालू करिए। 10-15 दिन अगर आप नहाते हैं ना, तो जकड़न कम होने में आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आप सेक दे सकते हैं, लेप लगा सकते हैं, ऑयल का मसाज जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वात के लिए ऑयल का मसाज बहुत ही जरूरी है। उसमें भी एक चीज है, बाद में आपको मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप उपक्रम जो है वो कर सकते हैं। और जो अगर ट्रीटमेंट का पार्ट अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र में देखिए, जैसे कि आपको अगर घुटनों का दर्द है, आपके जोड़ों में घिसारा चालू हो गया है, डिजनरेशन प्रोसेस चालू हो गई है, तो वहां पे हम लोग जानू धारा, जानू बस्ती करके ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, जहाँ पे वहां पे घिसारा हुआ है वहां पे ऐसे उड़द का दाल होता है, उसका ऐसा एक कुएं जैसा बनाकर उसमें ऑयल छोड़ते हैं, या फिर ऊपर से ऑयल का मसाज, ऑयल की धारा जो है वो छोड़ी जाती है, मसाज किया जाता है। और अलग अलग प्रकार की पोटलियां रहती है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक पाउडर्स रहते हैं, उसको कपड़े में डाल के पोटली बना के उससे सेक दिया जाता है। तो ये स्नेहन स्वेदन की प्रोसेस होती है, ये पंचकर्म की प्रोसेस होते हैं। अगर आपने नहीं की है, अगर आपको बहुत दिन से तकलीफ है, आपको समझो ऑपरेशन करने को बताया गया है, तो ऐसे समय पर आप डेफिनेटली ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होती है, आयुर्वेद में बताई गई है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करिए। हाँ, जानू दारा है, जानू बस्ती है, कटी बस्ती रहती है, जैसे कि कमर में जिसको तकलीफ है वहां पे कमर के पास ऐसे ही उड़द की दाल का एक कुआं जैसे बनाकर उसमें ऑयल छोड़ा जाता है। ये क्यों करते हैं कि वहां पे जो ड्राइनेस बेसिक है, ड्राइनेस जो है ना उसको हमें कम करना है, जहाँ पे वो जो कम हुआ चीज है उसको हमें भरना है, तो इसके लिए ये चीज करते हैं। और भी एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जिसको भी बस्ती बोलते हैं, तो ये भी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा फायदा देती है, क्योंकि आयुर्वेद का अभी हमने देखा जो मेन स्थान होता है वो पक्वाशय होता है, और पक्वाशय में वात बढ़ता है। तो बस्ती, ये जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है, बस्ती माने क्या होता है, मेडिकेटेड इनिमा होता है। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि पेट साफ हमारा तो हो रहा है, तो हम लोग बस्ती क्यों लें? तो लेकिन दोस्तों, बस्ती जो रहती है ना, वो जो शरीर में आपके वायु बढ़ रहा है, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है ना, उसके ऊपर काम करती है। तो वहां पे तेल का, काढ़े का ऐसे हम लोग बस्ती देते हैं, और शरीर में बढ़ा हुआ जो वात है उसको बाहर निकालते। और कुछ मैडम आप ऐड करना चाहेंगे? ये सर, बस्ती एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। तो आजकल जो डिटॉक्सिफिकेशन इतना प्रचलित हुआ है कि शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स बाहर निकालना है, तो उसी के साथ में वात का शमन भी होता है, क्योंकि वात ही है जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है और वो टॉक्सिन्स को जमा रखता है। अगर वात का ऑब्स्ट्रक्शन निकल गया तो टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी थेरेपीज है जिसे हम पंचकर्म बोलते हैं, ये आपको घर पे ट्राई नहीं करनी है, ये आपको आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही करनी है, क्योंकि इसे सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अलग अलग पत्तों के बारे में बताया है आपने, ये बहुत ही इजी टू ऑब्टेन है। यानी जैसे आपके घर के आसपास भी आपको हरसिंगार के पत्ते, जैसे पारिजातक के पत्ते बोलते हैं, वो मिल जाते हैं। तो उसका सुबह भी आप 4-5 पत्तों को जोड़ के उसका काढ़ा बनाएंगे, या फिर उबाल के पानी में हर्बल टी जैसे बनाएंगे, और खाली पेट वो 20 ml तक लेंगे, तो जैसे सायटिका है उसका पेन बहुत अच्छे से कम होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जैसा पेन है, या फिर जिसे हम अवबाहुक बोलते हैं, हाथ में सायटिका जैसा पेन चालू होता है, नमनेस, टिंगलिंग है, सर्वाइकल का पेन है, वो बहुत अच्छे से कम आना चालू हो जाता है। तो ऐसे सेफ घरेलू नुस्खे आप ले सकते, बट वो भी ज्यादा दिन उसको फॉलो नहीं कर। उसके बाद में अगर हम कोल्ड फोमेंटेशन या आइस पैक दे सकते हैं क्या, अगर जॉइंट में स्वेलिंग है, पेन है, तो ये फायदा देता है क्या? देखिए, अभी हमारा बेसिक क्या है कि वात जो रहता है वो शीत रहता है। अगर वहां पे वात बढ़ा हुआ है, इसका मतलब शीत गुण बढ़ा हुआ है, ठंडाई वहां पे बढ़ी हुई है, तो उसे हमें गर्म ही करना जरूरी है, ये बेसिक है। लेकिन अभी कैसे है कि कुछ लोगों को गिर जाते हैं, पाँव में मोच आती है, स्प्रेन आ जाता है, तो ऐसे समय पर हमें वहां पे ठंडा सेक भी करना हेल्पफुल होता है, आइस फोमेंटेशन करना हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपको वात का तकलीफ है, घुटनों में सूजन आई हुई है, दर्द है, वहां पे आप गिरे हुए नहीं है, तो ऐसे समय पर आप वहां पे आइस फोमेंटेशन करने से आपका दर्द जो है तो वापस बढ़ सकता है। थोड़ा टाइम आपको अच्छा लगेगा, आइस से क्या होगा, वहां पे सुनापन होता है ना, पेन थोड़ा सा उस समय 10-15 मिनट लगता है कि अरे पेन कम हो गया, लेकिन आधा पौना घंटे के बाद वापस दर्द जोर से चालू हो। तो इसके लिए आपको जहाँ पे वात है वहां पे आपको जो गर्म सिकाई ही करनी है, लेकिन जहाँ पे आपका लगा हुआ है, रक्त दूषित हुआ है, तो ऐसे जगह पे आपको आइस फोमेंटेशन करना जो आपके डॉक्टर बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो।
यस सर। जैसे अलग-अलग वात के विकार है, संधिवात है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं, या आम वात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें आम जमा होता है बॉडी में, स्पेसिफिकली जॉइंट्स में। उसके बाद पेन है, स्वेलिंग है, टेम्परेचर, रेडनेस, ये सारी चीजें दिखाई देती। तो इसमें तेल मालिश कभी-कभी तेल मालिश से दर्द बढ़ता है, तो इसीलिए उसको पहले प्रॉपर्ली डायग्नोसिस करके अगर आप एप्लीकेशन करेंगे ऑयल का तो हेल्पफुल है। जैसे सर हम आम वात में विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ, ये स्पेसिफिक ऑयल्स ही यूज, जिसकी वजह से पेन ना बढ़े। तो ऐसे पेन क्यों बढ़ता है? अगर आम बात में हम किसी भी तेल की मालिश करेंगे तो पेन बढ़ता है। काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम लोग ना अब बहुत दिन से हमें तकलीफ है और हम लोग ऑयल का मसाज कर रहे हैं, लेकिन हमारा पेन तो अभी तक कम ही हुआ नहीं है, वह है वैसे ही है, तो ये तेल जो है इससे कुछ फायदा नहीं होता है। ये जो आप लोग यस। बताते हैं ना कि ये गलत है, ये तेल हम लोग तो बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, इतने सारे तेल यूज के हमारे घर में तो जो सब क्या बोलते हैं बॉटल्स भर गई है, ऐसे हो गया है। और ये लगा लगा के हम लोग अभी हमारा पैसा इतना खर्चा हो गया है और आप बोल रहे तेल लगाओ, कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसे काफी सारे लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है मालूम है दोस्तों, ऐसे जब होता है ना, जब ऑयल लगा के आपको फायदा नहीं होता, ऐसे जब होता है तो आपके शरीर में ना वात के साथ आम दोष भी जमा हुआ होता है। आयुर्वेद में आम दोष के लक्षण बताए गए, स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचि क्लमा, ये सब आम के दोष आयुर्वेद में बताए हैं। तो ये क्या है, ये संस्कृत में बताया, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके शरीर में आम दोष बढ़ेगा ना, आम माने टॉक्सिन्स जमना, तो आपके शरीर में जकड़ाहट होगी, आपको शरीर भारी भारी लगने लगेगा, आपकी उत्साह हानि होगी, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं, अभी ये काम मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है, या फिर मुझसे नहीं होता है, ऐसे आपको लगेगा। आपकी टेस्ट जो है ना, मुंह की टेस्ट है वो निकल जाएगी, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, आपकी जो टंग है उसके ऊपर आपको सफेद जैसे कि मल जमता है ना, कोटिंग, व्हाइट कोटिंग जो है वो आपको दिखना चालू होगा। तो ये लक्षण देखिए, आप अपने में देखिए, अगर आपको आराम नहीं आ रहा है ना तेल लगा के, तो आप देखिए आपको उत्साह हानि है क्या, आपको शरीर जड़ लग रहा है क्या, आपको फ्रेशनेस नहीं लग रहा है, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, आपके जीभ के ऊपर व्हाइट कोटिंग हुई है क्या, तो ये सब लक्षण आप देखेंगे। या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस, ये भी लक्षण आम के ही है, जैसे कि सुबह में उठने के बाद काम करने की इच्छा नहीं होना, या फिर जकड़ाहट होना, सुबह में पेन ज्यादा होना, मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ये सब तकलीफें अगर आपको है तो इसका मतलब है आपके शरीर में आम दोष ज्यादा जम गया है, उसे पहले निकालना जरूरी है, उसके बाद वात का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपको ऑयल लगाना है, लेकिन पहले जो ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमे हुए हैं उसे आपको निकालना जरूरी है, वो निकलने के बाद ही आप ऑयल अप्लाई कर सकते। और ये लक्षण है आपको शरीर में आम दोष जमा हुआ है, और अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आपके लक्षण कम होने के बजाय ये लक्षण बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आप ऑयल लगा रहे हो, समझो आपको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, आप ऑयल लगा रहे हो, तो ये लक्षण अपने को है क्या, ये आप पहले चेक करिए। अगर है तो आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए। ये लक्षण को ठीक करने के लिए आम दोष में पाचन चिकित्सा की जाती है, उसे करना जरूरी है, और वो करने के बाद आपको ऑयल का मसाज जो है वो करना फायदा देगा। तो शरीर में जो अवस्था है, दोषों की अवस्था, आपकी धातु की अवस्था, ये सब देखने के बाद ही चिकित्सा लेनी चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। तो जब भी जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है तो सबसे इजीएस्ट वे यानी एक पेन किलर खरीद लो और खा लो। ओटीसी पेन किलर्स मिलते ही हैं। तो ये पेन किलर्स कितने दिन लेना चाहिए, कितना फायदा देंगे? क्योंकि अभी जो हाल ही में रिसर्च स्टडी हुआ है उसमें शरीर में ब्लड टेस्ट अगर कराएंगे तो ब्लड में सबसे ज्यादा सैचुरेशन किसका मिला है, तो पैरासिटामोल, जो कॉमनली यूज होता है एज एनाल्जेसिक एंड पेन किलर। तो ये कितना फायदेमंद है, कैसे नुकसान दे रहा है शरीर? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पे खड़ा किया है। तो आजकल पेन किलर लोग ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके बाजू में 3-4 मेडिकल स्टोर होंगे, है ना, इजीली अवेलेबल मेडिकल स्टोर है। लेकिन अगर आप 50 साल पहले अगर जाते हैं तो मेडिकल स्टोर इतने थे क्या? नहीं थे, बरोबर है। और लोगों को क्या बीमारियां नहीं होती थी लोगों को बीमारियां, लेकिन उस समय लोगों में जो टॉलरेंस था ना वो अच्छा खासा था। लोगों को 2-3 दिन बुखार आया ना तो भी लोग डरते नहीं थे। हाँ, जो सिंपल होम रेमेडीज है वही ट्राई करते थे, पेन को बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन आज का टाइम कैसा है कि जरा भी सर दर्द हो गया तो ले लो पेन किलर, जरा भी घुटनों में दर्द हो गया तो ले लो पेन किलर,
जो ये पेन बर्दाश्त करने की, अभी पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, हमें बरोबर है, एक्सेप्टेड है, लेकिन ये जो बर्दाश्त करने की थोड़ी जो कैपेसिटी है ना, वो लोगों की कम हो गई है, या फिर लोग ना बिल्कुल ही पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लोग तुरंत कुछ ना कुछ रेमेडी मैंने ठीक करना के पीछे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि शरीर को भी ना थोड़ा सा समय देना जरूरी है। आपका अगर कोई चीज तकलीफ में है तो उसे भी आपको ठीक करने के लिए समय देना भी जरूरी है। अगर आप समय नहीं देंगे और तुरंत तुरंत पेन किलर लेते रहेंगे, तो वो पेन किलर से आपका जो टॉलरेंस है ना, वो और कम 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 होते जाएगा। मैं बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो उनका जरा सा भी दुख रहा है ना, तो भी वो पेन किलर लेते। तो ये चीज गलत है। आपको थोड़ा सा वहां पे सेक देना या फिर कुछ लेप लगाना, ये सब चीजें भी आपको करनी चाहिए। तुरंत तुरंत अगर आप पेन किलर लेते रहेंगे तो आपको उसकी ही आदत पड़ेगी और उसके ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। और पेन किलर लेने से क्या होगा आपको मालूम है, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर असर पड़ेगा। लीवर, किडनी खराब होगी, या फिर आपके जो इंटेस्टाइन्स है, आपके स्टमक है, उसमें अल्सर्स आएंगे, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। और जैसे मैं पेशेंट देखता हूँ ना, बहुत सारे काफी दिन से पेन किलर लेते रहे, तो उसके कारण उनको बहुत सारी एसिडिटी हुई हो। तो ऐसे समय पर हम लोग को भी बहुत दिक्कत आती है मेडिसिन देने को, क्योंकि कुछ भी दवाई देंगे ना तो उनकी एसिडिटी बढ़ती है। दूसरे दिन फोन करते हैं पेशेंट कि डॉक्टर आपने दवाई दी थी, उससे मेरी और एसिडिटी बढ़ गई। तो ये सब दिक्कतें होती है। इसके लिए मेरा सभी लोगों का आह्वान है कि जो भी लोग पेन किलर रोज ले रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर दीजिए, अपना टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। तुरंत पेन किलर के पीछे बिल्कुल मत भागिए। सर, तो हमने देखा कि पेन किलर ये बार बार खरीद के नहीं खाना चाहिए, उससे क्या नुकसान होते हैं। बट अगर आयुर्वेदा में कोई ऐसी दवाइयां हैं जो पेन किलर जैसे काम करेंगी, या फिर वो बहुत सारे पेशेंट ओटीसी यानी ओवर द काउंटर वो खरीद के ये आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये करना कितना सही है, इसके क्या नुकसान हो सकते बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा मैडम। देखिए कैसे है कि आप, अभी हम बात कर रहे हैं कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए। पेशेंट को तो पेन हो रहा है, उसे तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अभी है कैसे कि आयुर्वेद में पेन किलर है क्या, ये जो सवाल है ना, इसका मैं उत्तर आपको देना चाहूंगा। आयुर्वेद में पेन कम करने वाली गोलियां होती है, ठीक है, लेकिन जैसे पेन किलर काम करता है, 2 घंटे में पेन कम करता है, वैसे उतना इमीडिएट फास्ट एक्टिंग नहीं होता है। उसके लिए 1-2 दिन लगते हैं पेन किलर का एक्शन होने के लिए। और इसमें कैसे है कि आयुर्वेद में ना अलग अलग प्रकार के भस्म प्रयोजित किए जाते हैं, जैसे कि पारा है, जिसे हैं? अंग्रेजी में मर्क्यूरी मर्क्यूरी है। बोल, तो मर्क्यूरी है। ऐसे अलग अलग प्रकार के भस्म का यूजेस जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में किया जाता है। आजकल आप देखते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते भी है। तो इसमें सच नहीं है। देखिए आयुर्वेद जो दवाइयां जो होती है ना, वो आयुर्वेद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उतने उतने दिन लेने जरूरी है। जैसे कि आपको समझो वात की तकलीफ है, तो आप समझो महावात विध्वंसन ये गोली जो है ये आप ले रहे हैं, तो उसको आपको 10 दिन 15 दिन ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें पारा है, गंधक है और अलग अलग प्रकार के हैवी मेटल्स है, उसको उतने दिन ही लेने चाहिए। और दूसरी चीज है, अच्छे कंपनी की दवाई लेनी, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो जो दवाई जो रहती है ना आयुर्वेद में, उसको अच्छे से तैयार किया जाता है। तो जो भस्म होते हैं उसको पुट दिए जाते हैं, और पुट देके उसका भस्मीकरण किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रॉपर आयुर्वेद वैद्य के सुपरविजन के अंडर होनी बहुत जरूरी होती है। और अच्छी कंपनियां हैं अभी अवेलेबल, जो कि बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं। वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कितना दिन लेना है, ये जो है ये आपको आयुर्वेद के डॉक्टर से, आयुर्वेद डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही आपको उसे तय करना जरूरी है। अभी कुछ पेशेंट में देखता हूँ कि जो 1-1, 2-2 साल आयुर्वेद की दवाइयां बिना आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट करते लेते रहते हैं, तो उससे डेफिनेटली तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हैवी मेटल है। आपको ज्यादा दिन उसको नहीं लेना है, डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही आपको दवाई जो है वो लेना है। तो पेन किलर जो भी है आयुर्वेद में, जो वात कम करने वाली, जैसे कि मैं बोला महावात विध्वंस जैसी दवाइयां है, एकांगवीर जैसी दवाइयां है, अलग अलग प्रकार के कुचला के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि विषतिंदुक वटी है, ये सब दवाइयां आयुर्वेद में भी अच्छे से पेन को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो ये दवाई आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको आयुर्वेद के डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि मेन आयुर्वेद रूट कॉज के ऊपर ही जाता है। आयुर्वेद पेन किलर लेना, पेन किलर ज्यादा दिन देना, इसको आयुर्वेद को ये सम्मत नहीं है। आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपका कारण जो है ना, उसके ऊपर आप काम करो, थोड़ा सा टाइम उसको दो, थोड़ा संयम आप रखो, दवाई कुछ दिन आप लेते रहो, प्रॉपर डाइट करो, अपना लाइफस्टाइल और अपनी जो मेंटल स्टेट है उसे आप बैलेंस रखो, तो आपको अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे तो आपको उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
जाएगा। तो ये भी आपको बात समझनी जरूरी है कि पेन किलर लेने का जो पीरियड है वो भी आयुर्वेद में भी ज्यादा दिन नहीं बताया। यस सर, तो यानी जहाँ वात है वहाँ शूल रहने ही वाला है, वहाँ पेन है। तो अगर वात कम हो जाएगा तो अपने आप ही वो पेन कम होने वाला ही है। सो मेरे एक पेशेंट ने भी ओवर द काउंटर मेडिकल में जाके पेट साफ नहीं हो रहा था, इसलिए दवाई मांगी, और वो फार्मासिस्ट ने भी उसको इच्छा बेदी रस दिया। अरे वाह। वो जो हमारे आयुर्वेद में जिसे हम स्ट्रॉन्ग परगेटिव कहते हैं, और वो अग्नि और प्रकृति का परीक्षण किए बगैर वो नहीं देते। वो खाने के बाद पेशेंट को 20 से 25 लूज मोशन हुआ, एडमिट करना पड़ा। तो इसमें गलती किसकी है? ना आयुर्वेद की है, पेशेंट की है, कि वो मेडिकल स्टोर वाले? नहीं, ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए। यस। तो इसकी वजह से कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आयुर्वेद मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए। सर, अभी हमने पंचकर्म के फायदे देखे हैं, कैसे वो वात को कम करने के लिए हेल्प करता है। बट मेरी एक पेशेंट थी कि जिसको कमर का दर्द था, बहुत ज्यादा जकड़न था। उसने कहीं से पंचकर्म ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद जब मेरे पास आई तो उसके सारे सिम्टम्स बढ़े हुए थे। उसका वात शमन भी नहीं होता, उसका पेन कहीं पे भी कम नहीं हुआ। तो पंचकर्म लेने के बाद भी उसके सिम्टम्स क्यों बढ़े, और कौन सी स्टेज में पंचकर्म लेना चाहिए? ये पंचकर्म प्रोसीजर पेशेंट घर पे कर सकते, या स्पा सेंटर में भी जो पंचकर्म किया जाता है वो पंचकर्म है या सिर्फ एक मसाज है? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मैडम। देखिए कैसे है कि अभी ना बहुत सारे जगह पे पंचकर्म सेंटर्स खुल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। पंचकर्म सेंटर्स भी बहुत सारे खुल रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रहा है कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होती है और उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज़ अच्छे से बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो पंचकर्म है ना वो इतना भी इजी सिंपल नहीं है जैसे कि आप आए और पंचकर्म किए, ऐसा नहीं होता है। इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म ऐसे 3 चीजें होते हैं। मैंने आपको पंचकर्म करने के पहले आपका बॉडी उसे रेडी है क्या, आपके शरीर को वो पंचकर्म जमता है क्या, आपके शरीर का बल उतना है क्या, और आपको जरूरत है क्या, ये भी देखना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि कौन सा भी पेशेंट आ गया, उसको कमर में दर्द है और उसको पंचकर्म करना स्टार्ट करना है। अभी हाल ही में मेरे पास 75 ईयर्स ओल्ड एक फीमेल आई थी। उसके कमर में काफी दर्द था और बहुत वीक थी वो, और चलने में भी दिक्कत आ रही थी, ऐसी उसकी कंडीशन। तो वो जब मेरे पास आए तो उनका बोलना था कि डॉक्टर साहब अभी हमें इसी जरा स्नेहन स्वेदन कराइए, मसाज कराइए, पंचकर्म करिए, तो जिससे कि इसका दर्द कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर आप पंचकर्म करेंगे, अगर आपका पंचकर्म ने क्या होता है कि शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो दोष है, समझो आपके शरीर में वात बड़ा है तो उसे हमें बाहर निकालना है, पित्त बढ़ा हुआ है तो उसे हमें बाहर निकालना है, कफ बढ़ा हुआ है तो उसे हमें बाहर निकालना है। तो ये जो दोष बाहर निकाल लेंगे हम, तो उस समय आपका शरीर का स्ट्रेंथ, पावर भी होना जरूरी है, आपका बल भी होना जरूरी है, और वो जो दोष होते हैं वो सब शरीर के पेट में आना भी जरूरी है। तो उसकी अवस्था है, और ये अवस्था निश्चित ही जो है वो आयुर्वेद के डॉक्टर करते हैं। जो आपके पास जब भी आप जाएंगे पंचकर्म करवाने को, तो आयुर्वेद के डॉक्टर पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद देखेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को पंचकर्म पॉसिबल है क्या, कितना दिन पंचकर्म कराना चाहिए, 8 दिन कराना चाहिए, 15 दिन कराना चाहिए, और कब कराना चाहिए, अभी कराना चाहिए कि 10 दिन के बाद कराना चाहिए, 15 दिन के बाद कराना चाहिए। बीच में आपको मैंने आम दोष के बारे में बताया। तो शरीर में अगर टॉक्सिन जमा हुए हैं तो उसका पाचन करना भी जरूरी होता है, उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। वो करने के बाद ही पंचकर्म के ऊपर जाना जरूरी है। अभी आपके केस में जो आपकी पेशेंट थी, उसको कमर में दर्द था और उन्होंने पंचकर्म करने के बाद बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में टॉक्सिन जमा थे, तो उसमें और आपने ऑयल डाला तो और टॉक्सिन्स बढ़ गए और उसके कारण तकलीफ हो गई। तो अभी काफी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पंचकर्म किया था लेकिन हमको हमारा तकलीफ बढ़ गया पहले से। तो ये सब चीजें आपको देखना भी जरूरी है। और अभी कैसे है कि पंचकर्म और स्पा, इसमें डिफरेंस भी है। हमारा आयुर्वेद क्या है, थेरापेटिक साइंस है। थेरापेटिक साइंस माने ये ट्रीटमेंट है, आपको तकलीफ है उसको दूर करने के लिए पंचकर्म हम लोग कर रहे हैं। और जो स्पा इंडस्ट्री है, ये सब ये रिलैक्सेशन है। इसमें क्या आपका मसाज होता है, तो वो आप मसाज ही करा लीजिए वहां पे, ठीक है ना। आपका रिलैक्सेशन जो करना है ना वही करा लीजिए, उसमें आप थेरापेटिक मत डालिए, ठीक है। जैसे आप स्पा के पास जा रहे हैं, कुछ कहाँ पे भी मसाज कराने जा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के लिए ठीक है आप कर सकते हो, 1-2 दिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसमें आप बस्ती है, विरेचन है, ये सब आप मत इंक्लूड करिए, क्योंकि इससे
करने के लिए आयुर्वेद डॉक्टर का परामर्श होना, आयुर्वेद डॉक्टर का सुपरविजन होना, यह बहुत जरूरी है। यस सर। सर तो और इसमें सर जो स्पेशली अपने लेडीज पेशेंट्स हैं, महिला हैं, तो उसमें एक यूटेरस के प्रॉब्लम्स का रेट बहुत बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है या फिर पीसीओडी रिलेटेड है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इसके चलते हुए यूटेरस रिमूवल यानी हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन का रेट बहुत बढ़ गया है। तो इसके बाद जब एक बार अगर वो यूटेरस रिमूव हो जाता है, बच्चेदानी निकाल देते हैं, उसके बाद में ऐसा देखने को मिलता है कि 2 महीना अच्छा चलता है, तो बट एकदम से वजन बढ़ना, शरीर में सूजन आना, इन्फ्लामेशन पैदा होना और फिर जोड़ों में दर्द चालू होना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसे कैसे टैकल करें? बरोबर। देखिए कैसे है कि पहले तो अभी इसमें भी आपको एक सोचना ज़रूरी है कि जब भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या फिर फाइब्रॉइड की जब गाँठें होती है, तो तुरंत ही गर्भाशय या फिर यूटेरस जो है उसे निकालने मत जाइए, पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके देखिए। क्योंकि एक बार कौन-सा भी आशय आप निकाल देते हैं, है ना? वो आशय है, एक जगह है वहाँ पे। यूटेरस यानी इतना-इतना एक अवयव होता है, जो कि बच्चेदानी होती है, अपने पेट में होती है। तो उसे अगर आप निकाल के फेंकेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे अवकाश निर्माण होगा, है ना? अवकाश माने वहाँ पे खाली जगह होगी ना, वहाँ पे पहले था, अभी नहीं है। तो अभी नहीं है उसके कारण क्या होगा वहाँ पे अवकाश हो गया। तो ये सिंपल लॉजिक है देखिए, इसमें क्या कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो वहाँ पे अवकाश हो गया तो कौन बढ़ेगा वहाँ पे? वायु ही बढ़ने वाला है ना? और एक तो दूसरी क्या चीज़ है आपके शरीर में से कुछ धातु निकल गए तो आपके शरीर में कमजोरी भी आने वाली है। आपका ओज शुक्र धातु के ऊपर उसका असर बढ़ने वाला है। आपके धातु जो है वो वीक होने वाला है, तो उसके कारण आपको कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब समस्याएं जो है वो होने वाली है। तो काफी सारे पेशेंट हम लोग देखते हैं, उसमें हिस्ट्री मिलती है हमें कि यूट्रस का ऑपरेशन 10 साल पहले किया गया है और अभी बहुत सारा घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जो है वो चालू हो गया। तो ऐसे इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों में ऐसे हुआ है, जिन लोगों ने यूट्रस निकाला हुआ है, उन लोगों ने अपने शरीर को ऑयल का मसाज करना बहुत जरूरी है। खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा नरिशमेंट जो है वो भी अच्छे से मिलना चाहिए। पौष्टिक खाना जो है वो खाना चाहिए। और आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा बताई गई है, वो बस्ती के भी कोर्सेज अगर साल में एक बार वो कर लेते हैं, तो उनको आगे चलकर जो ये कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर वात के संबंधित समस्याएं हैं, वो कम प्रमाण में, कम मात्रा में उनको हो सकती है। उनको पहले से ही जागरूक होना जरूरी है, मैं बोलूंगा, क्योंकि तकलीफ बाद में होने ही वाली है। पहले से ही अगर उसको हम लोग टैकल करेंगे, ऑयल मसाज करते रहेंगे, खाना अपना अच्छा रहेंगे, एक्सरसाइज अच्छा रखेंगे, थोड़ा सा आयुर्वेद में जो बस्ती बताया गया है वो बीच बीच में करवा के लेंगे, तो उनके लिए फ्यूचर जो है वो अच्छा रह सकता है। यस सर। बहुत ही अच्छे से आपने बताया सर। इसमें और एक चीज यानी जैसे स्ट्रेस है, इमोशनल हेल्थ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कंटिन्यू सोचते रहना, उसकी वजह से आपका स्लीप क्वालिटी खराब होना, ये सारी चीजें वात बढ़ाती है। Definitely. इमोशनल हेल्थ और गट हेल्थ जैसे को रिलेटेड है, वैसे ही वात पे उसका क्या असर होता देखिए आजकल हम देखेंगे ना, स्ट्रेस लेवल सभी के बढ़े हुए हैं। क्रोध, शोक, भय और चिंता। क्रोध, शोक। क्रोध माने क्या कि बार बार किसी के ऊपर गुस्सा आना, क्रोध करना। शोक, शोक करना माने क्या है कि हमें कोई चीज मिली नहीं है उसके बारे में सोचते रहना। हाँ, जो नहीं मिले, नेगेटिव थॉट्स, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, है? ऐसे क्यों, ये सब शोक में जाएगा। बाद में भय। भय माने क्या कि आगे कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इसे भय बोलते हैं। चिंता। चिंता माने क्या है कि कोई चीज कैसे होगी, ये ऐसे क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में सतत चिंतन करते रहना, हमेशा सोचते रहना। तो ये जो है क्रोध, भय, चिंता, शोक, ये सभी चीजें आपके शरीर में वायु बढ़ाएगी। अभी देखिए आप तालाब है, तालाब में आप छोटा सा एक स्टोन डालते हैं तो क्या होता है कि तालाब में ऐसे जो उसके लहरें जो है वो पूरे तालाब में फैलती है। एक छोटा सा स्टोन होता है लेकिन वो पूरे तालाब को डिस्टर्ब करता है। वैसे ही ये जो शोक होता है, भय होता है, आप स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा ज्यादा सोचते हैं, ये सब चीजें आपके पूरे शरीर को डिस्टर्ब करती है। आपके पूरे शरीर का जो भी संतुलन है, बैलेंस है, वो सब डिस्टर्ब करती है। तो मेरे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं कि जिनका खान पान अच्छा होता है, जो एक्सरसाइज भी करते हैं, बाहर का चीज भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें शरीर में वायु बढ़ा हुआ दिखता है। तो इसका कारण होता है चिंता जो रहती है, वो संतुष्टि उनके पास नहीं रहती और उसके कारण शरीर में जो वात दोष जो है उनके भी बढ़ते। तो इसके ऊपर हम सभी को काम करना जरूरी है। हम सभी को हमारे शरीर में बैलेंस, एक मेंटल लेवल का बैलेंस कैसे रहे, इसके लिए हमें मेडिटेशन, योग, इसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग शरीर का व्यायाम करते हैं ना, वैसे हमें मन का भी व्यायाम करना जरूरी है। तो इससे मानसिक संतुलन जो हमारा है वो बरकरार रह सकता है और शरीर में वात जो है वो भी कम हो सकता है। इसलिए मैं जो भी लोग वात से पीड़ित हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, ध्यान करना स्टार्ट करिए। आपके आसपास जो भी योगा टीचर्स वगैरह है जो ये सब सिखाते हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें जो है वो करना
आरंभ करिए। यस सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आजकल ये बैलेंस रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है सभी के लिए। टाइम की कमी है या ज़्यादा काम हो जाना, जॉब के टाइमिंग शेड्यूल वैसे हो जाना, इसकी वजह से खान-पान और उसका टाइमिंग फिक्स ना हो पाना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर पूरे हमारे ये वात दोष के डिस्कशन का हम अगर एक सारांश देखेंगे, यानी अगर समरी देखना है तो जितना सिंपल आप रखेंगे, आपका डाइट, आपकी लाइफ़स्टाइल, उतना ही सब आपको ईज़ी होगा। आपका बॉडी उतना ही डिटॉक्सिफ़ाई होते रहेगा, उतना ही हेल्दी रहेगा। अगर टाइम से खाना खा रहा है और रात को जल्दी खा के जल्दी सो रहे हैं, बॉडी को हमेशा हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट तेल से मालिश कर रहे हैं, स्वेदन ले रहे हैं और उसके साथ में जंक फूड या बाहर का फूड अवॉइड करके फ्रेश होममेड फूड ले रहे हैं। ये सारी सिंपल चीज़ें अगर आप घर पे फॉलो करेंगे, तो भी आपका वात दोष बैलेंस्ड रहेगा। आपका जोड़ों का हेल्थ, बोन हेल्थ, स्पाइन, ये सब बहुत अच्छे से मेंटेन होने के लिए आपको इसका हेल्प मिलेगा। तो सर एक लास्ट नोट आप क्या बोल सकते हैं कि लास्ट टिप जाते-जाते आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कैसे है कि आयुर्वेद में बताया गया है कि समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दीयते। तो हमें स्वस्थ रहना, हमारे जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हमें बताए गए हैं, वो अच्छे से अगर हमें करने हैं तो हमारा आरोग्य, हमारी हेल्थ अच्छी रहना जरूरी होता है। तो हमारा आयुष्य सुखकर होने के लिए हमारा हेल्थ भी अच्छा होना और हेल्थ भी रहना अच्छा, ये भी जरूरी है। अगर आप वात से पीड़ित है, वात रोग आपको हुए हैं, तो उसकी प्रॉपर तरीके से आप दोस्तों चिकित्सा करा ले। और समझो आपको वात नहीं है तकलीफ, फिर भी आपको वात नहीं होना चाहिए, वात के रिलेटेड बीमारियां नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको जो भी ये जो स्नेहन स्वेदन है, मालिश है, ये सब चीजें इन बिटवीन आपको करना भी बहुत जरूरी है। आपका मन का संतुलन, एक्सरसाइज, समय पे खाना खाना, ये सब चीजें जो है, बाहर का खाना अवॉइड करना, नींद अच्छे से लेना, ये सब चीजें जो है ये आपको करना आपके अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ही दोस्तों जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। आपने चैनल पे आके पूरे वात दोष का समूल यानी जड़ से कैसे नाश कर सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस्ड रख सकते हैं, खान-पान से लेके आहार, विहार और मेडिटेशन तक सारी चीज़ें इतनी सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताई हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारित हैं। और यहीं पे हम हमारा डिस्कशन रोकते हैं और आगे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलते हैं। चलो, थैंक यू। धन्यवाद।